हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चौहान सर। कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। फिजिक्स में आपने कुछ चैप्टर जो बेहतरीन चैप्टर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ फिजिक्स, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर होता है आपका वर्क एनर्जी पावर, एनलेम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन। ग्रेविटेशन तो एक तरह से कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी पावर हो गया, फिर उसमें एनलेम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और इन सब का एक तरह से वो कंबाइंड चैप्टर होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन भी हम लोग कवर करेंगे। बाकी 11th का हम लोग अभी जो चैप्टर बचे उनको हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी इस टाइम पर बच्चों की डिमांड तक सर 12th का शुरू किया जाए। चूँकि 12th में देखो पहला चैप्टर तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बेहतरीन टॉपिक होता है वो भी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। नीट और आईटी की बात करें तो एक बेहतरीन न्यूमेरिकल आता है उससे। और अगर आईटी की बात की जाए खास करके तो आईटी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है आपका उसमें मैकेनिक्स ज़रूर इन्वॉल्व करेगा। और नीट में तो ऐसा देखो छोटा छोटा चुटकुला टाइप पूछ लेगा, वो ऐसा टफ नहीं क्वेश्चन बनाते जिसमें मैकेनिक्स का 4-5 चैप्टर इन्वॉल्व करें। बट ऐसा नहीं है कि बिना मैकेनिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी जा सकती है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग के जो तुम्हारी मैकेनिक्स के 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें खास करके वेक्टर हो गया, एनलेम है, फ्रिक्शन है, वर्क एनर्जी पावर है, ऑसिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर आप देखना कि ऑसिलेशन हम हर एक टॉपिक में लाएंगे। वर्क एनर्जी पावर हर टॉपिक में आएगा, एनलेम की बात की जाए हर टॉपिक में आएगा। तो आप ये चीज़ माइंड में बैठा लो कि अगर आपको 12th के सारे टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक की बात नहीं करें, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करने सबसे पहले आपको 11th के 4-5 चैप्टर कवर करने ही पड़ेंगे। ये चीज़ें हालांकि कोई बताता नहीं, लेकिन आप जब पढ़ने बैठते हो तो वहाँ पर आपको आता है कि यार समझ में नहीं आ रहा हमको फिजिक्स। तो समझ में ना आने का मतलब है कि आपको 11th की चीज़ नहीं आ रही है। क्योंकि 11th की क्लास जो होती है बच्चा हल्के में ले लेता है, उसको लगता है कि यार 11th ही तो है, इसमें क्या है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तब भी हमको पास ही होना है। 12th में आकर बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, पढ़ना चाहता है, तब उसको समझ में कम आता है। समझ में ना आने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि वो 11th क्लास के जो चैप्टर हैं जो कि बैकबोन ऑफ फिजिक्स कही जाती है उनको कवर नहीं करता वो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप माइंड में बैठा के चलना है कि आपको अगर 4-5 चैप्टर नहीं पता है तो आप 12th के फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। सिंगल चैप्टर की बात नहीं कर, हम पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिक बातें आपको स्टार्टिंग में समझ में आएंगी। अगर आपका 11th अगर कमज़ोर भी है तो स्टार्टिंग की क्लासेस आपको अच्छी समझ में आएंगी। बाकी अगर आपने ग्रेविटेशन के अलावा जैसे फ्रिक्शन है, एनलेम है और सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेशन है, वर्क एनर्जी पावर, ये सब आपने कवर नहीं किया है, वेक्टर खास करके, तो गारंटीड आपको यहाँ पर आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल में दिक्कत आए। उस चीज़ को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो कहीं से भी ऐसे नहीं कि हमारे पास जो लेक्चर अपलोड है उनसे ही आपको कवर करना है, आप कहीं से भी कवर कर लो। अगर आप ये चीज़ पढ़ना चाहते हो, अच्छे समझना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कवर करना पड़ेगा 4-5 चैप्टर, जिनमें से एनलेम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, ऑसिलेशन, ये और वेक्टर, इतना आपको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की जाए तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसको हम बेस से तोड़ें तो एक पार्ट आएगा इलेक्ट्रो, दूसरा आएगा स्टैटिक। और इसमें जो इलेक्ट्रो वर्ड होता है इसका मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब एक ऐसा चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो जिसमें चार्ज कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। और इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक होगा वहां पे चार्ज हम देखो रुका हुआ मानेंगे। और एक बार अगर चार्ज मूविंग हो गया तो मूविंग चार्ज की कहानी कम से कम 5 चैप्टर तक चलेगी। पहला आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि तुम 10th क्लास में पढ़े थे। करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज शुड बी मूव। अगर करंट की बात करनी, चार्ज शुड बी मूव, मतलब चार्ज को मूव करना चाहिए, है ना, चार्ज मूव करेगा तभी वहां पर करंट बन सकती है।
तो एक बार अगर चार्ज मूविंग हो गया तो उसके बाद देखो करंट आ गया, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, उसके बाद मैग्नेटिज्म आएगा, उसके बाद EMI आएगा, उसके बाद AC आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मान के चलो कि कई सारे चैप्टर आ जाते हैं एक साथ। तो आप इस चीज़ को माइंड में बैठा लो कि चार्ज अगर रुका है तब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, और जैसे चार्ज मूविंग होगा उस केस में आपको कम से कम 5 चैप्टर की बात करनी है। और सही मायने में 12th की जो फिजिक्स है वो लगभग 70 to 80% बेस होती है चार्ज पे। तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज पर बेस है। उसके बाद तुम पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ पर भी चार्ज की बात होती है। बाकी बचा वे ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, वो टॉपिक ऐसे होते हैं जो चार्ज से थोड़ा हटके होते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं तो हमारे पास जितना भी 12th की फिजिक्स है वो लगभग 80% चार्ज पर बेस होती है, और केवल सिंगल चैप्टर होता है हमारे पास ये वाला जिसमें चार्ज कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। बाकी अदर चैप्टर में चार्ज कैसा होगा, मूविंग होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अब इसमें देखो चार्ज के बारे में सबसे पहले देखो, ये जो टॉपिक है टॉपिक पूरी तरह से बेस होगा चार्ज पे। आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहला टॉपिक आएगा कूलम्ब्स लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं दो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। फार्मूला इसका होगा K(Q1Q2)/r², ये फार्मूला होता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक आपको होगा फील्ड का फार्मूला क्या होगा, K(Q)/r²। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा थर्ड पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं K(Q)/r। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे आगे चल के। और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो U बराबर होता है K(Q1Q2)/r। ये भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। और आखिरी में आएगा कैपेसिटर, C बराबर क्या होगा, Q/V। ठीक है, और ऐसे देखो इसमें आपके पास एक टॉपिक और आएगा एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज U बराबर Q²/2C, या हम लिखते हैं U बराबर ½ Q/V, या हम लिखते हैं U बराबर ½CV²। इन सभी टॉपिक को आप देखो एक बार और इनमें आप एनालाइज करो कि इन सब टॉपिक में क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। पहला टॉपिक बेस्ड ऑन चार्ज, सेकंड टॉपिक बेस्ड ऑन चार्ज, थर्ड टॉपिक मतलब एवरी टॉपिक बेस्ड ऑन चार्ज। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक चार्ज पर आधारित है। मतलब तुम्हें इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए चार्ज को जानना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का हीरो कौन हमारा, चार्ज है। ठीक है, क्योंकि जो कहानी बनी गई है इस पूरे चैप्टर में या पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसमें देखो चार्ज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मिलाकर जो चार्ज होता है, और चार्ज कैसा होता है एक तरह से मूविंग हो या तो रेस्ट पे होगा। और जो चार्ज होता है एक तरह से पूरे फिजिक्स का हम कह सकते हैं हीरो होता है। ठीक है, अब चार्ज को हमने कहा हीरो, और आप जानते हो कि कोई मूवी आप देखने बैठो तो उसमें आपको ये होता है कि यार ये मूवी किस हीरो की है, इसमें कौन मैडम है, कौन हीरो है, कौन विलन है। वो मूवी में बाकी और सारे कैरेक्टर भी होते हैं, हीरो की माता जी, पिताजी, उन सबको भी हम लोग मूवी देखते समय ये नहीं कहते कि हीरो की मम्मी कौन है, हीरो के पापा कौन है। अगर हीरो के पापा ये है तो मूवी देखेंगे, या उसकी मम्मी ऐसी है तो मैं, बट वो हम लोग को नहीं कहते, हम कहते हैं हीरो कौन है। अगर हीरो हमारे मन मुताबिक है उस फिल्म में तो उसको हम देखेंगे, भले ही मतलब बाद में फ्लॉप जाए में भी, बट अगर हमारे एक चॉइस है, हमारी चॉइस है कि भाई हमें ये हीरो पर्टिकुलर नाम का पसंद है, अगर इसकी मूवी तो हम उसको देखेंगे। तो तुम उसकी मूवी क्यों देखना चाहते हो? जो हो सकता है तुमने उससे पहले उसकी मूवी देखी हो, उसकी जो एक्टिंग है, उसका जो डायलॉग डिलीवर करने की जो एक तरह से एक्सेंट है, वो सब बेहतरीन है, तो तुम्हें पसंद आती मूवी। अब ऐसा कोई अननोन प्राणी आ गया जो तुम नहीं जानते हो, फिर भी तुम मूवी देखने बैठ गए, तुम उस मूवी में तुम्हें ये ना बताया जाए कि हीरो कौन है उसमें, फिर भी तुम 1.5 घंटे 2 घंटे की जो भी मूवी होती है उसमें आप देख करके बता सकते हो शायद ये हीरो है, क्योंकि जो कहानी होती है उसी कैरेक्टर के चारों तरफ बनाई जाती है। हीरो का मतलब ये होता है कि कहानी जो भी बनाई जाती है उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के राउंड घूमती है। समझ में आ रही बात? तो अगर मूवी तुमको पहले से ही पसंद है कि भाई ये हीरो है, इसकी मूवी बढ़िया होती है, इसको मुझे देखना है, तो तुम पहले से उसके बारे में जानते हो,
अगर पहले से तुम नहीं जानते तो हो सकता तुमको आधी मूवी देख करके किनारे जो यार चलो छोड़ो ये कौन सा हीरो है सड़ी शकल का है ना, वो तुम किनारे कर दोगे उसको। कहने का मतलब है कि आप इस चैप्टर में हीरो किसको मान के चल रहे हो, चार्ज को। टॉपिक ये पढ़ लिया, सारे टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि चार्ज है क्या, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज दिखता कैसा है, चार्ज में क्या क्या खूबियां हैं, वो सब तुमने नहीं पढ़ी पहले। वैसे ही तुमने पढ़ लिया कि दो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन डिपेंड्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन उनके बीच की दूरी, ठीक है, ये तुमने पढ़ लिया, लेकिन तुमने ये नहीं पढ़ा कि चार्ज है क्या। जो हीरो उसको तुमने जाना नहीं, तुम मूवी देखने बैठ गए, तुमको मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा हीरो उसको हम अच्छे से समझेंगे है क्या, और ये रहता कहाँ पे है, कैसे इसको हमें एक तरह से प्रोड्यूस करना होगा, कैसे इसको हम सामने लाएंगे, तो सारी बातें कहने के पहले चार्ज को हम पढ़ करके ही कर पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इन सभी टॉपिक में एक ही चीज़ कॉमन, दैट इज चार्ज। और चार्ज हमेशा कैसा होगा, एट रेस्ट। अगर आपको टॉपिक में पकड़ बनानी है तो बेसिक बातों को भी आप पकड़ के चलिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। तो सबसे पहले हम चार्ज को समझते हैं, चार्ज है क्या चीज। डिफिनेशन ऑफ चार्ज आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, जो पॉइंट हम लिखवाएंगे वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बस आप उनको सुनते जाओ, समझते जाओ। मुश्किल से 15-20 मिनट में हीरो क्या है, इसका नाम क्या है और इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या, 15 मिनट में आप इसको खत्म कर लोगे भैया, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज होता है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है, वो डिफिनेशन आपको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। चार्ज की डिफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब होता है इट इज़ द बेसिक एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ ए सर्टेन फोर्स एंड एनर्जी कैन बी डिफाइंड। ये डिफिनेशन हो गए इसके। तो अब इसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उस पर ज़्यादा आपको चर्चा करनी है, बाकी डिफिनेशन वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आपको ये समझना है, ये जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, स्केलर। चार्ज कैसा होता है, स्केलर। दूसरा पॉइंट यूनिट ऑफ चार्ज। बोलो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इसको हम दो तरह से लिखते हैं, एसआई। जब भी यूनिट की बात होगी आप माइंड में दो चीज़ें रखना, एक एसआई सिस्टम और दूसरा सीजीएस। एसआई में क्या कहा जाता है, इसको कुलाम। एसआई में कहा जाता है इसको कुलाम, सिंबल इसका सी होता है। और सीजीएस में इसको कहा जाता है ईएसयू। और इसमें दो पार्ट होते हैं सीजीएस में, एक ईएसयू होता है, एक ईएमयू होता है, ठीक है। ईएसयू को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको कई बार एब कुलाम भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको एबी कुलाम कहते हैं, ठीक है, एब कुलाम या एबी कुलाम। अब इनका रिलेशन पूछ लेता है कि एक कुलाम और ईएसयू इनमें क्या रिलेशन होता है। तो एक कुलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू या 1/10 ईएमयू, ये होता है इसका यूनिट। और रिलेशन होता है कुलाम, ईएसयू और ईएमयू के बीच का रिलेशन होता है ये, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट आप ये लिखोगे कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, एक तरह से कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड फ्रॉम वन, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये हमेशा एक बॉडी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज में देखो, बात आ गई ट्रांसफर ऑफ चार्ज की। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का होगा। तो इस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्ज केवल होगा इलेक्ट्रॉन का। ट्रांसफर ऑफ चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रखना आपको माइंड में कि प्रोटॉन पर बात क्यों नहीं हुई।
कि हम जानते हैं चार्ज दो तरीके होते हैं। पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। और जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात आएगी हमेशा क्या सोचेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात हम लोग नहीं कर सकते, प्रोटॉन का पहली बार ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या होता है बोलो, ये सब अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, ये रिलेशन। चलिए इसमें देखो, पहला पॉइंट हमने जो लिखा था वो अच्छे से क्लियर हुआ, सेकंड पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना। अब इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों पॉसिबल है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है, ये बेसिक बात आपको पता होगी कि चार्ज दो तरह का होता है नेचर वाइज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है प्रोटॉन, निगेटिव क्या होगा इलेक्ट्रॉन। आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि और भी चार्ज आ जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज पॉजिट्रॉन, एंटीन्यूट्रॉन, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं। बट हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक तरह से निगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफर पॉसिबल है बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन बहुत कम होता है। सिंपल ऐसे लिख लिया हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो एटम होता है उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज है ना। यहाँ पर कौन बैठा होता है, प्रोटॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर कौन काटेगा, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बात आप माइंड में रखो कि जो भी चक्कर काटता है वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल। कोई भी इंसान चक्कर नहीं काटना चाहता, अगर चक्कर काट रहा तो शायद वो बॉन्डेड है, मजबूर है, अगर वो मजबूर ना होता चक्कर वो नहीं काटता। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से यहाँ पर बॉन्डेड है, जैसे इसको एनर्जी मिलती है सफिशिएंट, ये अपना ऑर्बिट छोड़ करके बाहर आ जाता है। ये बात आगे चल के आप समझोगे कि यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जाए ताकि ये हमेशा के लिए इस सेल से बाहर निकल आए। सबकी नीड अलग अलग होती है, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्जा लेके बैठा होता है, सबसे कम आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन सब पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का अलग अलग होता है। और दूसरी बात, इनको हम फ्री करना चाहते हैं तो हमें इनसे पूछना पड़ेगा कितना कर्जा लेके ये बैठे हैं, तो आप इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हो सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये जब बाहर आएगा तो यहाँ पे देखो, अगर कोई मान लेते हमारे पास एक सिस्टम है, एक मेटल है, उस मेटल में जो एटम है वो एटम पहले कैसा था, न्यूट्रल था। एटम पहले कैसा था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमको पता है। अब बॉडी को हमें चार्ज करना है, या तो इलेक्ट्रॉन कम करें या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा करें। आप प्रोटॉन एक तरह से ऐड नहीं कर सकते, या प्रोटॉन आप निकाल नहीं सकते। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा करना, प्रोटॉन की संख्या कम करनी है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर इस प्रोटॉन के सापेक्ष कितनी है। तो हमने अगर बोला कि एटम न्यूट्रल है, एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अब ये बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर इस एटम में, इस मैटर में चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, प्लस का। अब अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाला इससे, तो यहाँ पे दो प्लस आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तीन प्लस आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी में कितना चार्ज होगा, इस एटम में कितना चार्ज होगा, डिपेंड ये करता है कि इसमें कितना डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितना एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। जितना एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही प्लस का चार्ज होगा, और जितना डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्लस का चार्ज होगा। प्लस का चार्ज कब कब डेवलप होगा, आप उसको दो तरह से कह सकते हो, या तो आपको कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे जो आपने लिखा कि इलेक्ट्रॉन का ही रिमूवल पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन ही बॉडी से ट्रांसफर हो सकता है। तो उसके पीछे दो रीज़न थे। पहला रीज़न था इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनके मास के आपस में कंपैरिजन किया जाए तो मास का कंपैरिजन करने पर देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन का
1837, इतना कम होता है। बाकी कंप्लीट डाटा अगर लिखा जाए तो कंप्लीट डाटा आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये होता है। अब आप इनको देखो, मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का, किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। हालांकि इतना कम मास होता है कि आप इसको देख नहीं सकते हो। आपने आज तक कभी नहीं सुना कि हमने इलेक्ट्रॉन को आज जाते हुए देखा है, या प्रोटॉन हमारे बगल से निकला था आज, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते हो। बाकी ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं से मतलब किसी ने दिया है तो हम इसको मान लेते हैं। बाकी देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम देख नहीं सकते, देखने के लिए तुम्हें बहुत स्पेसिफाइड तरह से इंस्ट्रूमेंट की नीड होगी, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आप इसको देख सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक बात हो गई कि हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को निकाल नहीं पाते। उसके पीछे दो रीज़न थे, पहला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन बहुत कम होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल होता है और प्रोटॉन क्या होता है, एक तरह से स्टेबल होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, चलिए पहले पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे हमारे पास है एक तो चार्ज इज क्वांटाइज, ये कुछ पॉइंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना जो बच्चे बोर्ड लेवल के हैं। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अंग्रेजी में इसको कहा जाए चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो इससे एक फार्मूला निकल के आया, किसी बॉडी पर चार्ज हमें कैलकुलेट करना है तो हमें ये देखना है कि उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ठीक है। एक्सेस मतलब कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने प्रोटॉन की संख्या एक्सेस में है, दैट विल बी चार्ज ऑन द बॉडी। ये Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ही। अच्छा, जो इन का वैल्यू होता है स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, 1 से, और ये कहाँ तक जा सकता है, अप टू इनफाइनाइट। ये बात मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ हुई गई है कि इनका जो नंबर है वो 1/2 पॉसिबल नहीं होता, 3/2 पॉसिबल नहीं होता, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं होती है। मतलब कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो एक कंप्लीट इंटीजर मतलब एक कंप्लीट नंबर होता है। 1 के बाद देखो, 1 के बाद और 2 के बीच में कितना नंबर पॉसिबल है, इनफाइनाइट हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.0.25 हो सकता है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकली बात प्रूफ ही गई कि जो n का नंबर है हमेशा 1 से उठ करके सीधा 2 पर पहुंचेगा, 2 से उठ कर सीधा 3 पर पहुंचेगा। नहीं तो 1 और 2 के बीच में 1/2 भी तो हो सकता था, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर इनके नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट उन इनफाइनाइट में 1/2 भी पॉसिबल है, 0.3 भी पॉसिबल है, तो ऐसे अगर नंबर पॉसिबल होते तो हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज इज क्वांटाइज, हम इसको नहीं कह सकते थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा एक पैकेट के रूप में चलता है। चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। पैकेट मतलब देखो, अगर n = 1 रखा जाए तो पैकेट कितने का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का। n = 2 रखने पर पैकेट कितने का बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन का। बाकी आप देखो 1 और 2 के बीच अगर बहुत सारे नंबर पॉसिबल होते तो पैकेट का जो वैल्यू होता, उस पैकेट का वैल्यू क्या डिसाइड होता, पहले से डिसाइड नहीं होता भाई। 1 के बाद देखो 1.1 होता, 1.2 होता, 1.3, ऐसे कितने नंबर होते, इनफाइनाइट। बट ऐसा यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रूफ करने पर यह पता चला कि जो n का नंबर है हमेशा 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 के बाद 1.5 नहीं आएगा। इसे कोई कहा जाता है बच्चों चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
आपसे अगर बोर्ड में पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसकी डिफिनेशन आप ये लिखना, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। और ये फार्मूला आप लिखिएगा। फार्मूला लिखने के बाद ये इनका नंबर लिखना, ठीक है, इनका जो पॉसिबल नंबर ये भी आप लिखना कि इनका नंबर क्या पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो फिर आप ये लिखना कि जो Q का जो वैल्यू हो सकता है, चार्ज का जो वैल्यू हो सकता है किसी बॉडी पर, प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है। तो जो आप देख रहे हो ना कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जो आपके पास एक कंप्लीट नंबर आ रहा, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। क्वांटा वर्ड का मतलब होता है कि एक पैकेट हो गया, एक पैकेट हो गया। पैकेट कितने का है पहले से डिसाइड हो चुका है। कम से कम जो चार्ज का पैकेट बनेगा उसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या कम से कम कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, 1 हो सकता है। उसके बाद देखो 1 के बाद तुमसे पूछे कि 1 के बाद अगला वाला जो पैकेट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, तुम कह सकते हो 2। लेकिन अगर 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते तो तुम क्वेश्चन का आंसर देते समय सोचते कि सर 1.1 भी हो सकता, 1.2 भी हो सकता, 1.3 भी हो सकता, बट हमको एग्जैक्ट नहीं पता क्या हो सकता है। बट अगर ये बात हमने कहा कि इनका वैल्यू 1 से हमेशा 2 पर पहुंचेगा, 2 से हमेशा 3 पर पहुंचेगा, तो आप ये कहो कि जैसे मान लो हमने बोला कि इनका सबसे कम नंबर क्या होगा, तुम कहोगे 1। हमने पूछा उसके बाद अगला नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें एक पहले से तुमको पता चल चुका है कि यार जो अगला पैकेट होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन का होने वाला, ये पहले से तुमको आइडिया है। वो ऐसा इसलिए हो पाया कि जो n का नंबर वो निश्चित हो चुका है। ये जो n का नंबर ना, ये पॉसिबल अगर होता तो बात यहाँ पे ऐसी नहीं बन पाती कि e के बाद देखो 2e आएगा, 2e के बाद 3 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, प्लस माइनस n इंटू ई का मतलब किसी बॉडी पर चार्ज कैलकुलेट करने का मतलब ये तुम्हारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। और इनका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये बताओ, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन पॉसिबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉसिबल इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो ये फार्मूला आप देखो लगा लो, Q बराबर लिखना था तुमको प्लस माइनस n इंटू ई। अब Q का मान कितना रखा जाए, 1 कूलम्ब। अब चलो हम बात कर लेते हैं कितने प्रोटॉन, नंबर तो प्लस में आएगा। अगर हमने मान लिया देखो प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का n इंटू ई। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है तुम पहले जानते हो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब, ठीक। अच्छा, एक कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल आउट हो गए। n बराबर बोलो क्या मिला, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये मिलेगा। ये बनेगा 1/1.6 और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 19, ठीक है। n इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, सॉल्व करें आफ्टर वेरी फास्ट कैलकुलेशन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने नंबर होते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या क्या है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब ये नंबर बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर बहुत बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज हम कह सकते हैं कि छोटा चार्ज नहीं, बहुत बड़ा चार्ज है। 1 कूलम्ब चार्ज छोटा नहीं, बहुत बड़ा चार्ज है। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा वहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कूलम्ब में नहीं आता है। इस चीज़ को मतलब समझना है। बाकी क्वेश्चन आएगा तुमको पता चल जाए कि यार माइक्रो मतलब क्या होता है, मिली मतलब क्या होता है, नैनो मतलब क्या होता है। और तुमको टीचर बता देता है कि देखो माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। बट चार्ज को हम पहले पढ़ते हैं, देखो हमने क्या बोला, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। फिर वहाँ पर माइक्रो वर्ड ऐड करने का मतलब क्या है,
माइक्रोकुलाम, नैनोकुलाम, पिकोकुलाम ऐसा हमने क्यों लिखा? वो यहाँ से लिखा कि जो n होता है 1 कुलाम चार्ज में, उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चार्ज हमेशा छोटे छोटे हम मानते हैं। छोटे छोटे चार्ज का मतलब कि जो चार्ज होगा क्वेश्चन में, जो गिवन होगा चार्ज इन क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो किस में देगा? मिलीकुलाम, माइक्रोकुलाम, नैनोकुलाम और पिकोकुलाम, इसमें दिया होता है। अब ये चीज़ तुम पढ़ते तुम आंसर भी लाओगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि सर ये मिलीकुलाम का मतलब क्या है, ये सब तुम जानते हो। लेकिन यहाँ पे लिखना क्यों पड़ा? लिखना इसलिए पड़ा कि 1 कुलाम चार्ज छोटा नहीं, बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो उसकी जगह पर मिलीकुलाम लिखा जाएगा। अब मिली वर्ड का मतलब तुम जानते हो क्या होता है? 10⁻³ माइक्रोवर्ड का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। नैनो मतलब क्या होता है बोलो? नैनो मतलब वो नैनो की चाल है ना, नैनो की बात है ना, वो वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। नैनो मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻⁹, और पिको मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक चर्चा हो गई चार्ज पे। चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप अच्छे से कवर कर लो। बाकी तुम ये बात पहले जानते हो कि सिमिलर चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। सिमिलर चार्ज क्या होते हैं? एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या होते हैं? एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा हट के समझोगे तो डिफरेंट नेचर के चार्ज हमेशा क्या रखते हैं? एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाली बात करते हैं। और सेम नेचर वाले क्या करते हैं? एक दूसरे से दुश्मनी मतलब कि रिपल्सन, ठीक है। और चार्ज दो तरह का होता है, प्लस मतलब प्रोटॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। प्लस पे चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। ये सारी बातें आपको पता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इससे एक बड़ा पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले हम आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेलते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर इसका दे पाते हैं। कोई एक बॉडी है जिसपे मास m1 है और इस पे चार्ज अभी हमने मान लिया टोटल 0 है। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बॉडी हमारे पास पहले m1 मास की, इस पे चार्ज था 0। कुछ टाइम बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बॉडी में चार्ज आ गया नेगेटिव और मास इसका हो गया m2, ठीक है। मास m1 चार्ज 0, मास m2 चार्ज पॉजिटिव हो गया। मास m1 चार्ज 0 था, मास m2 चार्ज नेगेटिव हो गया। ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे इस बॉडी के साथ। अच्छा, ये चार्ज 0 होने का मतलब क्या है कि इस बॉडी के पास इस टाइम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर हम देखें तो इस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, इस बॉडी में अभी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें, जब बॉडी न्यूट्रल थी मास m1, जब बॉडी चार्ज हो गई चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, तब मास इसका m2 हो गया। तो न्यूट्रल बॉडी जब थी तब मास, और जब बॉडी चार्ज है तब मास, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे दिया जाए तुक्का मारने के लिए तुम सबको, तो तुक्का मार सकते हो। पहला ऑप्शन है m1 बराबर m2, m1 लेस देन m2, और एक ऑप्शन और लिख लिया जाए m1 मोर देन m2। चौथा ऑप्शन जानते हो, और कुछ तो पॉसिबल है नहीं, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके हिसाब से। स्क्रीन पॉज करो और इसका आंसर आप बताना। क्वेश्चन पहले बात समझो। क्वेश्चन ये था कि मास m1 चार्ज क्यों 0 है, मास m2 चार्ज पॉजिटिव हो गया, मास m1 है चार्ज 0, मास अब यहाँ पर m2 हो गया, ठीक है। तुम्हें m1 m2 का रिलेशन बताना। स्क्रीन पॉज करो और 1 मिनट का समय लेकर के इसको अच्छे से सोचो। कोई कैलकुलेशन नहीं, प्योर फिजिक्स की बात हो रही है।
स्टार्टिंग तो बहुत आसान आपको लगेगा क्योंकि इसमें कुछ खास दम है नहीं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। और इतना ऐसे और करें कि जो बच्चे यहाँ पे IIT के लिए बैठे हैं, इससे बेहतरीन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं मिलने वाला है नहीं। स्टार्टिंग भले ही तुमको कि अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या मतलब, ये तो सब कोई पढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल पढ़ा सकता है, लेकिन अभी आप आगे बढ़िए तो वो स्टार्टिंग में आप चीज़ों को देख करके जज नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है ना। मूवी भी होती है, स्टार्टिंग में तुमने देखा, तुमको लगा अबे क्या मूवी, बट आप जब 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 आगे बढ़ते हो पूरी मूवी आप देख लेते हो ना, तभी आप उसका अनुभव करते हो, यार आनंद आ गया मूवी देख के। बट आधी मूवी या 10 मिनट की मूवी देख करके तुमको मज़ा नहीं आता है, तुम मज़ा ले भी नहीं पाओगे उसमें 10 मिनट में, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता चलने वाला कि हीरो मरेगा बचेगा, मैडम जी का क्या होगा, भाई साहब का क्या होगा, है ना। वो चीज़ तुम 10 मिनट में एनालाइज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग बेसिक सभी पढ़ाते हैं, बेसिक हम भी पढ़ाएंगे, बेसिक आपको सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। बात आएगी जब लेवल की, तो लेवल आपको 2-3 लेक्चर में देखने वाला होगा अच्छे से। चलिए, नीट वाले बच्चे भी कहीं जाइएगा नहीं, नीट में ये सब क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग के, जो मतलब जो हम IIT का क्वेश्चन होता है, IIT का जो लेवल होता है ना, उसको हम बाकायदे यहाँ पे लिखते हैं कि IIT में आएगा, नीट पे नहीं आएगा। तो नीट वाले बच्चे बिल्कुल बने रहना यहाँ पे, जहाँ पे IIT होगा वहाँ पे आपको बताया जाए कि ये IIT का है, उसको तुम स्किप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमको क्लास बैठ गया, तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, देख रहे हो तुम इसको स्किप करके आगे निकल जाओ, ठीक है। तो उसमें आपको गलतफहमी नहीं होने देंगे कि भाई ये IIT क्लास एक नीट की है, ये अभी प्योर नीट क्लास चल रही है, ठीक है। जहाँ पे IIT वहाँ पर हम बताएंगे। तो चलिए, अब आपका आंसर आ गया होगा, M1 M2 का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए आप ऑप्शन टिक करके बताएं क्या होगा आंसर इसमें। ठीक है, चलिए आंसर आप मैच करवाइएगा। सबसे पहला पॉइंट, ये कंडीशन पता होना चाहिए कि चार्ज 0 होने का मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होंगे। एक छोटी सी बात आप समझना, बायोलॉजी वाले सर से आप पूछोगे सर बॉडी किससे मिलके बनी होती है, वो कहेंगे बॉडी या कोई भी मैटर इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे सेल। किससे मिलके बना होगा, सेल से। अभी तो वही बात होगी ना कि आप एक ही चीज को 4 अलग अलग प्राणी से पूछो जो अलग अलग धर्म को मानते हो या अलग अलग प्रोफेशन में हो। एक डॉक्टर तुम्हें फीवर है, तुमको बताएगा तुम्हें फीवर है, वायरल है, उसी चीज को लेकर तुम झाड़ फूक वाले के पास जाओ, वो कहेगा आपके ऊपर चुड़ैल या भूत का साया है, ठीक है। और किसी के पास जाओ, तुमको कुछ और बताएगा, है एक ही चीज। तो जैसे हमने बायोलॉजी वाले सर से पूछा कि सर मैटर किससे मिलके बना, तो कहेगा सेल से। बट हमसे कोई पूछे फिजिक्स के बिहाफ पे, तो हम कहेंगे बॉडी इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। किससे मिलके बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, बाकी प्रोटॉन भी होता है, एंटी न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिजिक्स के बिहाफ पर एवरी मैटर, जो आपके आसपास जो भी दिख रहा, XYZ कुछ भी दिख रहा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। अब कोई ये कहे कि सर अगर हम चार्ज से मिलके बने तो हम दूसरे चार्ज से खिंचते क्यों नहीं, चूंकि चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। फिर भी हमारे बगल वाला बच्चा हमसे खिंचता नहीं है, वो जैसा बैठा है, जैसा मतलब दूरी पर खड़ा है, उतनी दूरी पर रहेगा। ऐसा नहीं कि ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स वो पास आ गए दूर जाए, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप सभी पर इनिशियल जो चार्ज होता है क्या होता है, 0 होता है। 0 होने का मतलब कि आप पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सब क्या आपस में इक्वल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज तो होता है, साथ में मास भी होता है। प्रोटॉन पे हमें पता है कि इसमें चार्ज होता है, बट इसमें साथ में मास भी होता है। ये बात तुमको पता होगी,
बट समझे नहीं अच्छे से कि इस लाइन का मतलब क्या है कि एवरी पार्टिकल या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते क्या होता है, बोलो, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। और मास की बात की जाए, अभी जस्ट हमने इसको लिखवाया था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये मास वाली बात यहाँ पर लिख लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बोलो, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। इलेक्ट्रॉन केवल चार्ज से नहीं बना होता, उसके पास मास भी होता है। प्रोटॉन केवल चार्ज से मिलकर नहीं बना होता, उसके पास क्या होता है, मास भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर या कोई चार्ज है, चार्ज अगर हमने वर्ड ऐड किया तो चार्ज का मतलब सिर्फ चार्ज नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, मास होगा। अच्छा, अगर आपको किसी बॉडी को बनाना है, अगर हमें किसी बॉडी को फॉर्म करना तो हमें दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। इनको ऐड करने पर मैटर बनेगा। और देखो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। बट आप मास देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन ऐड करने पर टोटल मास ऐड होगा, मास माइनस नहीं हो सकता है। देखो मास प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का प्लस में माइनस में नहीं है। चार्ज की बात करें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मास कैन नेवर बी निगेटिव, मास कैन नेवर बी निगेटिव। मतलब कि जब बॉडी फॉर्म हुई होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन आया, अपने साथ मास लेके आया, साथ में चार्ज भी लेके आया। प्रोटॉन आया, वो भी क्या किया, चार्ज तो लाएगा, साथ में मास भी लाएगा। तो ऐसे करते करते हमने एक बॉडी फॉर्म की जिसका मास कितना हो गया, m1, और टोटल चार्ज कितना है इस पे 0। टोटल चार्ज 0 मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी बॉडी को तुम्हें चार्ज करना, तो चार्ज करने का मतलब है कि या तो आप इलेक्ट्रॉन निकालो या तो इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड करो। प्रोटॉन से छेड़छाड़ तुम्हें नहीं करना है, प्रोटॉन से हमें कुछ भी नहीं करना, प्रोटॉन जहां पर वहीं पे बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इसमें शायद प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ गई। अब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने का मतलब कि आपने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। यहाँ पे देखो इस बॉडी में निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आपने इससे प्रोटॉन निकाला। जैसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन निकाल करके प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा किया, क्या यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा कर पाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये बात याद रखना, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही रिमूवल पॉसिबल है, प्रोटॉन का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ही रिमूवल पॉसिबल है, प्रोटॉन का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे देखो मास m1, यहाँ पे मास m2 है। अगर इस पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और इसको तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, निकाला होगा। और इस बॉडी को तुम्हें निगेटिवली चार्ज करना मतलब इस बॉडी को तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब भी चार्ज आएगा या जाएगा, चार्ज आना जाना मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा, अपने साथ चार्ज लेके जाएगा और अपने साथ मास भी लेके जाएगा। और अगर मास लेके गया तो फाइनली यहाँ पर मास क्या होगा, कम हो जाएगा। अब उतना कम नहीं होता, जैसे 10 ग्राम की बॉडी है, 10 ग्राम का मैटर, उसमें से तुमने 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकालने पर कितना मास कम होगा। देखो मास कितना है एक इलेक्ट्रॉन का, -31 kg। अब तुम सोचो इससे तुम्हें 1000 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकालने पर भी मास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तुम ऐसा नहीं फील कर सकते कि तुमने एक बॉडी से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाले और फाइनली बॉडी जो है ना हल्की हो गई, ऐसा तुमको महसूस नहीं होता है। तुम भी दिन में कई बार हो सकता है चार्ज हो जाते होंगे, क्योंकि जब भी फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। बट ऐसा नहीं कि तुम 100 kg थे, पता चला कि तुम 50 के हो गए, ऐसा नहीं होता है।
इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा आएगा, तो उसमें मास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। फिर भी कंसीडर करना पड़ा यहाँ पे, तो कंसीडर हम ये करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास कम होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मास ज़्यादा हो जाएगा। आंसर बोलो इसका, आंसर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, m2। इसका आंसर लिख रहे हैं m2 मोर देन m1। इसका आंसर बोलो क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर लिखा जाएगा m1 लेस देन m2 लेस देन m1। ठीक है, चूंकि मास यहाँ पे कम हो जाएगा, चूंकि आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला है। अब कितना मास कम होगा इसका कैलकुलेशन अगर करना हुआ तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। देखो ये चीज़ आप नोट कर लेना। अगर मास आपको बताना है, जैसे मान लो यहाँ पर पहले 100 ग्राम था मास, इसमें से आपने 1000 या 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकाले तो मास कितना होगा, तो m2 बराबर क्या लिखना होगा, देखो टोटल मास पहले कितना था m1, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला 1 लाख, या जितना भी निकाला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, यहाँ पर अगर मास आपको निकालना हो तो मास ऑफ बॉडी ड्यूरिंग चार्ज क्या होगा बोलो, इनिशियल मास कितना है और इसमें आपने कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे तुम करके इसका फाइनल मास भी निकाल सकते हो। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास है लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगी स्टेटमेंट वाइज पे कि विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल, विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल, विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे विदाउट मास चार्ज कैन बी पॉसिबल, दोनों में से कौन सही है। अगर हमने चार्ज का, चार्ज के साथ साथ क्या आएगा मास, लेकिन अगर सिर्फ मास का तो वहाँ पे चार्ज टोटल कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रही बात, तो स्टेटमेंट आप लिख लेना हिंदी में, विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल बट विदाउट मास चार्ज कैन नेवर बी पॉसिबल, ये पॉइंट आप लिख लेना अच्छे से, विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल बट विदाउट मास चार्ज कैन नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसमें ये तो बेसिक चर्चा हो गई चार्ज पे। अब तुमसे देखो 2-3 चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, बेसिक बोर्ड लेवल पे और थोड़ा सा नीट लेवल पे। तुमसे पूछा जा सकता है कि किसी बॉडी को चार्ज करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे तुम्हारे पास कई तरीके, जिनमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 आता, बाकी 4 आएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तुम्हारे पास है टॉपिक मेथड आप चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, मतलब कितने तरीके से आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला मेथड होगा बाई फ्रिक्शन। आप देखो बेसिक बात, आप घर में किताबें आपके पास सुनते जाओ, यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। बाई फ्रिक्शन अगला है बाई इंडक्शन, और इसके बाद में बाई कंडक्शन, एक और होगा इसमें अब इसमें देखो हम कहेंगे फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। एक और मेथड होगा इसमें सेकेंडरी एमिशन, एक और मेथड होगा इसमें थर्मियोनिक एमिशन, और इसमें क्या हो सकता है, सबसे आखिरी में होगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अब पढ़ने के लिए यहाँ पर आपके पास केवल स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है अभी, इनको आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक है ना ये वाले, इनको आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में।
12th में ही आएगा मॉडर्न फिजिक्स। तो इतने तरीके से हम देखो हमारे पास कुल मिला के 7 तरीके, इन 7 तरीकों से किसी बॉडी को हम आवेशित कर सकते हैं। पहला फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन, और ये बाकी के जो 4 है ना, इनको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। बाकी सभी मेथड ये बताते हैं कि हमें किसी बॉडी को कैसे चार्ज करना है, और चार्ज करने का मतलब कि आप उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आप उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं है। समझ में आ रही बात? बॉडी को चार्ज करने का मतलब कि बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकालें या बॉडी को इलेक्ट्रॉन दें। समझ में आ रही बात? तो आप इनको पहले नोट कर लो, स्टेप बाय स्टेप हम इन पर छोटी छोटी बातें समझाते जाएंगे, आप इनको नोट कर लेना, ठीक है? पहले आप इतना नोट कर लो।